नमस्कार। O2IS अकेडमी के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलम और आज हम कर रहे हैं HCS मेंस हिंदी के पेपर की तैयारी, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी अनुवाद। इस पेपर में आपको 15 नंबर का आता है और 15 में से लगभग पूरे और बहुत अच्छे नंबर आप किस तरह से ले सकते हैं मैं आपको इसमें आज बताने वाली हूं। और इसके बीच में ही मैं आपको बताऊंगी कि अनुवाद क्या है और किस तरह से अनुवाद को किया जाता है और कुछ उदाहरण अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अनुवाद जो है वो मानव जीवन के प्रारंभ से चली आ रही गतिविधि है। जो अनुवाद है भाषाओं का, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक ही भाषा से मुश्किल रूप से सरल रूप में और प्रतीकात्मक रूप से, यानी कि जो दो भाषाएं हैं उनके बीच में जो चीज़ें होती हैं, जैसे उनका जो व्याकरण रहता है, उनमें जो बोलचाल की चीज़ें रहती है, लिखने की चीज़ें रहती हैं, उनमें जो फ़र्क रहता है, एक भाषा से जब दूसरी भाषा में हम इसे परिवर्तित कर देते हैं तब उसे अनुवाद कहा जाता है। एक भाषा जो दी गई भाषा है उसे मूल भाषा कहा जाता है और जिस भाषा में हमें परिवर्तित करना है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो इसका जो संस्कृतियों के आदान प्रदान के साथ भी इसका बहुत अच्छा जो है रिश्ता रहा है और दुनिया भर के देश, दुनिया भर के संचार के माध्यम और अनेक तरीके के माध्यमों के लिए जो है अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य भी आता है और संचार के माध्यम भी आते हैं, संस्कृतियों की बातें होती हैं। जब आप वैश्वीकरण से जुड़ते हैं तो आप कई सारे देशों से जुड़ते हैं और उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को जानने का आपको अवसर मिलता है। तो अनुवाद इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। तो इसके प्रकार देखिए आप, अंतःभाषिक यानी एक ही भाषा का जो रूप परिवर्तन करके उसे सरलीकरण जब किया जाता है भाषा में किसी मुश्किल रूप से सरल रूप की ओर, तो वो अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। मान लीजिए संस्कृत के जो छंदात्मक वाक्य होते हैं उन्हें जब संस्कृत की बोलचाल की भाषा में जब उन्हें सरलार्थ उनका किया जाता है तब वो भी एक अनुवाद कहा जाता है। इसके बाद है अंतर्भाषिक अनुवाद, जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में रहता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद यानी कि संस्कृतियों के जो और मुहावरों के उनकी जो शब्दकोश हैं, शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थ जिसे कहते हैं, उसमें उस प्रकार के अनुवाद इसमें आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा में, पर्यटन में और प्रशासनिक क्षेत्र में, कार्यालयों में इनका ज़्यादा अनुवाद का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में ये प्रयोग किया जाता है और साहित्य और अनुवाद का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारी जो दुनिया भर का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है, उसे जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करके लोगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं तो वो साहित्यिक रूप से अनुवाद कहलाता है। और सूचना और प्रौद्योगिकीकरण में भी जैसे विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया जाता है वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर। तो आप एक अच्छा अनुवाद किस तरह से कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और इसे बहुत ही ध्यान से करना होता है। ये जो प्रक्रिया रहती है अनुवाद की, इसे बहुत आपको चुनौतियों से भरी प्रक्रिया इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो एक साहित्य है या कोई अनुवाद करने के लिए जब आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उसे जब आप दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो सिर्फ उसकी भाषा ही परिवर्तित नहीं होती, उसके साथ उसकी संस्कृति भी जुड़ी होती है, वो किस जगह से संबंध रखती है वो भी उसके साथ जुड़ा रहता है, उसके शब्दों के अर्थ जुड़े रहते हैं, अर्थ की जो प्रतीकात्मकता है वो जुड़ी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर जब कथ्य निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तब कहीं जाकर एक विशिष्ट शैली में अनुवाद को हम करते हैं। तो मूल आत्मा जो है पाठ की, जो हमें जो दिया गया गद्यांश है, उसकी मूल आत्मा को हमें बचा कर रखना है, यानी कि जो कहा गया है वही हमें कहना है। और इसके लिए जो ज़रूरी तत्व हैं, किस प्रकार से आप अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद की, क्योंकि आपको पेपर में अंग्रेज़ी से ही हिंदी अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिया गया जो गद्यांश है, बहुत ही छोटा सा एक गद्यांश दिया जाएगा, कम से कम 5 से 10 लाइन्स में समाप्त होने वाला गद्यांश रहता है। उसे आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। उस गद्यांश को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसमें से शब्दों को देखिए, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और किस संस्कृति की बात हो रही है या किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद जो आपके अंदर उसे पढ़ने के बाद आप अंग्रेज़ी समझते हैं, लेकिन हिंदी आपको इतने फिर भी अगर अच्छी तरीके से जो एक शुद्ध हिंदी है, व्याकरणिक रूप जिसका बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, अगर आप वो नहीं भी जानते फिर भी आप इतना जान जाएंगे कि किस भाव के बारे में बात की जा रही है। तो जो शब्द और भाव हैं उनको हिंदी में एक उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद भाषा और कथ्य की भी पहचान करनी बहुत ज़रूरी। कथ्य यानी जो कहना चाह रहा है लेखक कहना क्या चाहता है, उसकी मूल संवेदना और उसकी आत्मा क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उससे हमें भटकना नहीं है, क्योंकि यही उसकी क्वालिटी रहती है, गुणवत्ता रहती है। हमें उस गुणवत्ता को छोड़ना नहीं है। फिर है शब्द के अर्थ। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ रहते हैं, तो जो उसका उपयुक्त अर्थ होगा कोशिश कीजिए कि आप उसी को ही प्रयोग करिए। मान लीजिए कि अगर आपको यूनिवर्सिटी शब्द है तो यूनिवर्सिटी को आपको विश्वविद्यालय ही लिखना चाहिए, और अगर स्कूल कहा गया है तो आपको विद्यालय उसकी जगह में लिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई गूढ़ शब्द होते हैं या कई काफ़ी ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग होता है, तो आप उनसे भी बच सकते हैं और आप सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शब्द निकट से निकट होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया जो शब्द है उसके आसपास ही रहे वो उस शब्द का जो आप लिखने वाले हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं हमें जाना है, क्योंकि उससे आपकी जो लक्ष्य भाषा में आप परिवर्तित करने वाले हैं, अनुवाद करने वाले हैं, वो बिगड़ जाएगा। और इसके साथ ही मुहावरों और प्रतीकों का ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में हम सुनते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी ये मुझसे नहीं होगा। तो हम हिंदी में ये नहीं लिख सकते कि ये मेरे प्रकार की चाय नहीं है, तो उसको मैं इसे करने में सक्षम नहीं हूँ। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। मुहावरों का आपको ध्यान रखना होगा, और इसे आप सीधा सीधा एक मशीनी अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद अपने आप में इसलिए भी बहुत जटिल कार्य होता है क्योंकि हम कई बार शब्दों को ही दूसरी भाषा में जोड़कर शब्द उसको अर्थ को लिख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने से बचना है। ऐसा करने से हम कैसे बच सकते हैं? जब हमें दोनों भाषाओं के बारे में जानकारी हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको भाषाओं के बारे में अच्छे से पता हो, और दोनों भाषाओं में न्याय करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। न्याय यानी कि जैसा आपको ऊपर जो मूल भाव आ रहा है, जो आपको प्रश्न में मूल भाव दिया गया है, संवेदना दी गई है, या उसके अंदर का जो कथ्य दिया गया है, वही कथ्य आपकी लक्ष्य भाषा में मौजूद होना चाहिए। जो वहाँ पर कहना चाह रहा है लेखक, वही आपको आपके जो जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं भाषा में, उसमें उतारना है। इसके बाद है व्याकरण का ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि व्याकरण गलत नहीं हो, शब्दों के अर्थ गलत ना हो, मात्राएं गलत ना हो, लिखने का तरीका गलत ना हो। कई बार हम देखते नहीं है, कॉमा कहीं लगा होता है और हम उस कॉमे का ध्यान नहीं रखते, जिससे पूरा का पूरा जो है वाक्य बदल जाता है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ पर किसी की कोटेशन है, कहाँ पर कॉमा है, और कहाँ पर आप पूर्ण विराम कहाँ पर है, और इस तरह से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अनुवाद करना है। उसे पढ़ते हुए ही आपको पता चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ शब्दों के अर्थ पता नहीं होते, तब आप उस शब्द का सबसे नज़दीक का जो आपको अर्थ समझ में आ रहा है, आप उस अर्थ को उस वाक्य के अंदर फिट कर सकते हैं। इसके बाद है संस्कृतियाँ। कई बार 2-3 संस्कृतियों की बात चल रही होती है, आपने उन संस्कृतियों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हिंदी में हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं अंग्रेज़ों की परंपराओं से बहुत अलग होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह के शब्द अनुवाद में प्रयोग किए गए हैं, प्रश्न में प्रयोग किए गए हैं, जैसे उनके पास कई सारी चीज़ें रहती हैं जो उनकी संस्कृति से जुड़ी रहती है। मान लीजिए लीटर, मीटर, इस तरह के शब्द हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनुवाद होने के बाद भी जिनका आपको उन्हें आप उसी तरीके से आपको अपने अनुवाद में लेना है। तो इस तरह के शब्दों को आप ऐसे ही, जैसे किलोग्राम है,
तो किलोग्राम को आप किलोग्राम ही लिखेंगे, इसको आपने बदल कर नहीं लिखना। अगर अंग्रेज़ हैं जो कावा पी रहे हैं तो आपको वो कावा ही लिखना है, आपको चाय नहीं लिखना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के अनुवाद करना है। और एक चीज़ और है जो आपको अच्छा अनुवाद करने के लिए पारंगत बना सकती है, वो है शब्दकोश। शब्दकोशों का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाएं हैं जिनका हमें प्रयोग करना होता है, जो हमें पेपर में पूछी जाती है। तो आप इंग्लिश के शब्दों के भी अर्थ जानने का प्रयास कीजिए और फिर हिंदी के भी जानने का प्रयास कीजिए, और जो निकटतम शब्द होते हैं पास वाले, उन्हें आप अपने जवाब में लिखकर, क्योंकि जितना सटीक आपका उदाहरण रहेगा, आपका अनुवाद रहेगा, उतने ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें लगभग सभी शब्दों के अर्थ पता होते हैं जो अंग्रेज़ी में हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं और हिंदी हमारी भाषा है, तो हमें ज़्यादा मुश्किल इनमें नहीं आनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर अनुवाद करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जब आपको कोई गद्यांश दिया जाता है तो उसकी हमेशा एक विशिष्ट शैली रहती है। शैली यानी लिखने का तरीका। तो जिस तरीके से लिखा गया है आपको उसी तरीके से ही अपने अनुवाद में उसे लिखना है। और अपनी क्षमता और सीमाएं दोनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अनुवाद कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता है, लेकिन आपको गलत अनुवाद नहीं करना है, ये आपकी एक सीमा है। तो इस तरह से मशीनीकरण की तरह किया हुआ अनुवाद जो है वो सटीक सही अनुवाद नहीं होता, इसलिए अनुवाद करने के बाद उसे पढ़िए और भावों को हमेशा जांचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ज्ञान है, जो अपडेट चीज़ें हो रही हैं, नई नई चीज़ें जो आती हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी है। कई बार अनुवाद करने के लिए उन चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है जिससे जो बच्चा है, कैंडिडेट है, वो जिसे उसके बारे में पता ही नहीं होता, तो वो अनुवाद ही क्या करेगा। तो इसलिए आपको अपने आसपास के समाज के साथ भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ पर मेरे पास अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद के उदाहरण हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक अंग्रेज़ी गद्यांश है मेरे पास, तो मैं उसे आपको हिंदी में रूपांतरित उसका जो अनुवाद है वो बताऊंगी। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक पंक्ति है, शुरुआत करते हैं हम इसकी, और इसके साथ साथ मैं आपको इसका अनुवाद करते हुए बताती जाऊंगी। In many countries, only one language, the mother language, is enough to satisfy the need for expression of most of their inhabitants. अब देखिए, ये एक लाइन है जिसमें कुछ शब्द हैं जैसे मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा, इनफ यानी कि काफ़ी है, सेटिस्फाई यानी कि पर्याप्त, उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति, जो हम भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं, और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किनकी, जो वहाँ के निवासी होते हैं। इनहेबिटेंट्स मतलब जो उस इलाके में रहते हैं, उसे आप इनहेबिटेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, जो लाइन है, इसका अनुवाद इस तरह से होगा कि कई देशों में केवल एक भाषा, मातृभाषा ही उनके अधिकांश निवासियों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ ही अगली लाइन देखिए, इन इंडिया हाउएवर द पोजीशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, हियर एन एजुकेटेड मैन इज कॉल्ड अपॉन टू मास्टर मोर देन वन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ हालांकि भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल है, अधिक जटिल है। यहाँ एक शिक्षित व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं में महारत हासिल करने के लिए कहा जाता है। ये इसका अनुवाद हो गया। और देयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेज दैट ही लर्न्स ऑन हिज मदर्स लैप। यानी कि सबसे पहली भाषा जो वो अपनी माँ के गोद में सीखता है, माँ से सीखता है। माँ से ही मातृभाषा शब्द बना है, तो वो अपनी माँ की गोद में जो भाषा सीखता है वो पहली भाषा होती है। एंड थ्रू विच ही एक्सप्रेसेस हिज फर्स्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। उसी के माध्यम से वो अपने पहले भावों को व्यक्त करता है, फीलिंग्स को व्यक्त, जो फीलिंग्स यानी कि भाव, और अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो उस भाषा का प्रयोग करता है। नेचुरली इट इज़
इन दिस दैट ही गेन्स द मोस्ट प्रोफिशेंसी, यानी कि स्वाभाविक रूप से ही इसी भाषा में उसे सबसे ज़्यादा दक्षता यानी कि प्रवीण होना, किसी चीज़ में माहिर होना, तो इस भाषा में ही वो सबसे ज़्यादा माहिर होता है या दक्ष होता है या उसे दक्षता प्राप्त होती है। उसके बाद अगला देखिए, बट सिंस इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री वी रियली नीड एन एक्स्ट्रा लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद स्टेट्स अदर दैन आवर टाउन। लेकिन चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमें वास्तव में असल में अपने शहर के अलावा अन्य राज्यों, दूसरे राज्यों के साथ संचार साधन के रूप में एक और भाषा की ज़रूरत होती है। यानी कि जिस राज्य में हम रहते हैं, हमें उस राज्य के साथ, उस जगह के, जिस जगह में हम रहते हैं उसके साथ साथ एक और राज्य की भाषा हमें आनी चाहिए, चाहे वो हमारे ही राज्य की बात हो या हमारे इलाके और राज्य की अगर दो अलग अलग भाषाएं हैं तो हमें ज़रूर उस राज्य की भाषा भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका अनुवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने के लिए हमें शब्दों के मतलब का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और उन्हें आप वाक्यों में कैसे फिट करेंगे, ये भी एक टेक्निक होती है। उन्हें वाक्यों में फिट करना बहुत ज़रूरी है, कोई शब्द आगे पीछे नहीं होगा। जिस तरह से उसमें आपको सवाल में दिया गया है उसी पैटर्न में आप अनुवाद को करेंगे। इसके बाद है उदाहरण दूसरा। मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने बताती हूँ आपको। इट इज़ द मैड क्रेज़ फॉर स्पीड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मोटर एक्सीडेंट्स। ये वाहन गति, अब देखिए स्पीड है गति और यहाँ पर संबंधित है वो वाहन के साथ, इसलिए हम लिख रहे हैं ये वाहन गति के प्रति पागलपन है जो कई मोटर दुर्घटनाओं का जिम्मेदार है, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है अगली लाइन, ओनली लास्ट ईयर आई विटनेस्ड व्हाट माइट हैव बीन अ आफ्टर एक्सीडेंट ऑन द कश्मीर रोड। तो अगली लाइन देखिए आप, पिछले साल या पिछले वर्ष ही मैंने कश्मीर रोड पर एक आकस्मिक दुर्घटना देखी। आकस्मिक यानी एकदम से जो हो जाता है, जिसका पलक झपकते ही कुछ हो जाए, उसे आप कहते हैं आकस्मिक। उसके बाद आई वॉज मोटरिंग डाउन फ्रॉम श्रीनगर एंड आई वॉज नियरिंग कोहाला। मैं श्रीनगर से मोटर चला रहा था और कोहला के पास था। उसके बाद आई केम अपॉन द wreckage ऑफ 2 cars कमिंग डाउन विच स्वेप्ट राउंड अ शार्प कॉर्नर एट 40 miles an hour and crashed into a car coming up। अब देखिए इसमें कई सारे शब्द हैं। wreckage ऑफ 2 cars, रैकेज यानी कि मलबा, जो जब कुछ टूट फूट जाती है चीज़ तो उसे कहते हैं मलबा। उसने क्या देखा, 2 गाड़ियों का मलबा देखा जो कि एक शार्प कॉर्नर यानी कि एक तीखे मोड़ में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही गाड़ी थी, जो कि ऐसे तीखे मोड़ पर मुड़ रही थी और सामने से आ रही एक कार के साथ टकरा गई। अब ये देखिए, which swept around a sharp corner at 40 miles an hour and crashed into a car coming up. Happily no one was killed. अब कार से टकरा गई, लेकिन खुशी की बात ये रही कि उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कई लोग बुरी तरह से इसमें घायल हो गए। But several were badly injured and the 2 cars were wrecked। और दोनों गाड़ियाँ जो थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि उनका मलबा ही बन गया। टू ड्राइव एट सच अ स्पीड डाउन अ ट्विस्टिंग माउंटेन रोड इज़ टू कोट डिज़ास्टर। यानी कि किसी भी घुमावदार पहाड़ी पर इस तरह से तेज़ गति में वाहन चलाना ही दुर्घटनाओं को या आपदा को जन्म देना कहलाता है। तो इस तरह से आप इसका जो है अनुवाद कर सकते हैं। आप देख लीजिए शब्दों को जो बीच में किस तरह से आपको डालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी उदाहरणों का, जितने भी मैं बता रही हूँ, और आप दोनों को बारी बारी पढ़िए और ये आपको मदद करेगा आगे जब आप अपने आप अनुवाद करने लगेंगे तब। तो तीसरा उदाहरण है एक और, माई ब्रदर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। फॉर ईयर्स ही हैज़ बीन सिटिंग इन द सेम ऑफिस
writing figures and being differential to his superior officer. He concentrates very hard on his work and so he doesn't make mistakes. तो ये कहना चाहता है कि मेरा भाई कभी गलती नहीं करता. बहुत सालों से, वर्षों से वो एक ही ऑफिस को कहते हैं कार्यालय, एक ही कार्यालय में बैठता है. राइटिंग फिगर्स यानी आंकड़े लिखता है और अपने जो सीनियर हैं, सुपीरियर है, उन्हें कहते हैं वरिष्ठ ऑफिसर को कहते हैं अधिकारी. वरिष्ठ अधिकारी से इसीलिए वो भिन्न है, अलग है, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही ध्यान से करता है. वो अपना काम बहुत ध्यान से करता है और कभी कोई गलतियां नहीं करता. उसके बाद है बट ऑल द सेम ही इज़ अफ्रेड, दैट इज़ वाई he concentrates so hard, because he is afraid that he will make a mistake and they will be angry with him and take away his job. लेकिन फिर भी वो हमेशा ही डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसे डर है कि वो गलती करेगा और जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें नौकरी दी है वो उससे नाराज़ हो जाएंगे और उसकी नौकरी छीन लेंगे और उसकी नौकरी चली जाएगी. तो इस तरह से आप इसका जो है अनुवाद इस गद्यांश का, अनुच्छेद का कर सकते हैं. ये देखिए, मेरा भाई कभी गलती नहीं करता, वर्षों से वह एक ही कार्यालय में बैठता है, आंकड़े लिखता है और अपने वरिष्ठ अधिकारी से अलग है. वह अपने काम बहुत ध्यान से करता है और इसलिए वह गलतियां नहीं करता, परंतु फिर भी वह डरा हुआ रहता है. इसलिए वह इतनी मेहनत से काम में ध्यान लगाता है, क्योंकि उसे डर है कि वह गलती करेगा और वे उससे नाराज़ हो जाएंगे और उसकी नौकरी को छीन लेंगे. चौथा उदाहरण है, आवर स्क्रिप्चर्स हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, बट इन माई ओपिनियन देयर शुड बी ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन एंड दैट विदाउट विच मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इट्स रिलीजन. For example, the dharma of fire is burning and the dharma of water is cooling. If fire stops burning and water loses its coolness, then these substances cease to exist. Similarly, the religion of man is humanity. If there is no humanity in man, then nothing is. Today, some people have given the name of different religions to different sects, but they are all, in our view, the way to achieve the same goal, that is humanity. Humanity can be religion of the whole world. No one can have any differences in this. This is definitely a need to propagate this religion today. तो इसमें ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की बात हो रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, और इसमें धर्म की बात हो रही है. इसमें ये बताया गया है कि हमारा आवर स्क्रिप्चर्स हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, यानी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें धर्म की जो है अनेक विशेषताएं बताई गई हैं. लेकिन मेरी राय में या मैं इस विषय में मेरी राय ये है कि धर्म की जो है एक ही परिभाषा है, एक ही विशेषता होनी चाहिए, जिसके बिना पदार्थ का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता. ये देखिए, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन एंड दैट विदाउट विच मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट. मतलब इसके बिना किसी भी पदार्थ का कोई भी अस्तित्व नहीं नज़र आता है. इसके बाद है, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल द धर्मा ऑफ फायर इज़ बर्निंग. उदाहरण के लिए जो आग का धर्म है वो है जलना और जो पानी का धर्म है वो है ठंडक देना. अगर आग जलना बंद कर दे और पानी अपनी शीतलता खो दे तो इस तरीके से अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो इन पदार्थों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देन दीज सब्सटेंसेस कीज टू एग्जिस्ट, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता. इसी तरह से जो आदमी है, जो एक साधारण मनुष्य है, उसका जो धर्म होना चाहिए वो मानवता होना चाहिए. रिलीजन ऑफ मैन इज़ ह्यूमैनिटी. इसी तरह आम आदमी का जो धर्म है वो है मानवता. इफ़ देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी इन मैन, अगर व्यक्ति में मानवता नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है. टुडे सम पीपल हैव गिवन द नेम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. आज कुछ लोगों ने अलग अलग संप्रदायों को अलग अलग धर्मों का नाम दे दिया है.
लेकिन हमारी नज़र में सबका एक ही लक्ष्य है, यानी कि सबका जो उद्देश्य है वो एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है मानवता. But they are all in our view the way to achieve the same goal, that is humanity. Humanity can be religion of the whole world. ये पूरी जो मानवता है पूरी दुनिया का धर्म हो सकता है. No one can have any differences in this. इसमें कभी भी किसी के बीच में कोई भी मतभेद नहीं रहता मानवता में. This is definitely a need to propagate this religion today. यानी कि देयर इज़ डेफिनेटली आज अवश्य ही इस धर्म के यानी कि मानवता के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है. तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप इसे पढ़ लीजिए और एक बार इसे आप अपने पास भी रख सकते हैं. इसे देखिए आप इसमें जैसे इसमें ह्यूमैनिटी की बात की गई है, मानवता की बात की गई है, तो हर एक जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें किसी ना किसी एक चीज़ में फोकस ज़रूर रहता है या उसमें एक ना एक महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूर रहता है. जैसे इससे पहले जो हमने किया था उसमें आप देखिए कि इसमें बताया जा रहा है भाई के बारे में बात हो रही है, तो वो भाई कभी गलती नहीं करता, यानी कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है. तो इसका मूल तथ्य हमें यहाँ से मिल जाता है, तो उसे हमें ध्यान में रखते हुए ही अपने अनुवाद में उतारना है. और इसके साथ ही मैंने आपके लिए 2 पैराग्राफ्स दिए हैं आपको. इंग्लिश में है ये और आपको इनका अनुवाद हिंदी में करना है. आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और इसका अनुवाद करने के बाद आप अपने जो जवाब हैं हमें इस नंबर पर भेजिए. हम इन्हें इवैल्यूएट करेंगे और दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे. और इसके साथ ही मैं आपको एक किताब के बारे में बता देती हूँ जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा. वो है HG पब्लिकेशंस की किताब है व्याकरण भारती. ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप इसे ख़रीद भी सकते हैं. तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए. इसमें आपको पेपर में आने वाले लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से पेपर की तैयारी कर पाएंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. फिर मिलूँगी आपसे मैं, और फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए ज़रूर मिलेंगे. और थैंक यू.